मालदेव और शेरशाह सूरी। जैसा कि हम एमए प्रीवियस में अध्ययन कर रहे थे, हुमायूं को परास्त कर जिस दिन शेरशाह ने दिल्ली का सिंहासन अधिकृत किया, तभी से मालदेव को उसके साथ संघर्ष की आशंका उत्पन्न हुई और जब बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह की सहायता प्राप्त करने उसकी सेवा में जा पहुँचे, तो मालदेव का यह पक्का विश्वास हो गया कि आने वाले समय में शेरशाह के साथ संघर्ष अवश्यंभावी है। इसीलिए उसने हुमायूं को सहायता का संदेश भिजवाया, परंतु हुमायूं ने काफ़ी देर कर दी और शेरशाह को दबोचने का अवसर हाथ से निकल गया। फिर भी मालदेव एक निपुण राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए शेरशाह के दूत का सम्मान किया और हुमायूं को भी सहायता देने से मना कर दिया। वह शेरशाह को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। शेरशाह द्वारा मालदेव पर आक्रमण करने के बहुत से कारण हैं, जिनमें राजनीतिक, धार्मिक और अनेक कारण हैं। तारीख़ शेरशाही में लिखा है कि रायसीन के युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने अमीरों की सभा में कहा था कि जब तक मैं इस देश को अंधविश्वासों के प्रभाव से रहित नहीं कर दूंगा, तब तक दूसरे किसी देश के लिए नहीं जाऊंगा। पहले मैं अभियुक्त काफिर मालदेव को जड़ से उखाड़ूंगा। उसके इस कथन के आधार पर उसके आक्रमण का मुख्य कारण धार्मिक माना जाता है और समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसे धर्म युद्ध माना है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों में इस मत को लेकर के एक राय नहीं है। उनके अनुसार शेरशाह द्वारा मालदेव पर आक्रमण करना एक राजनीतिक आवश्यकता थी, क्योंकि पहला, दोनों ही उत्तर भारत की सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी थे। दोनों ही विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे। अतः शेरशाह के लिए मारवाड़ के विस्तृत राज्य सीमाओं को जीतना आवश्यक था। दूसरा, मालदेव के राज्य की सीमाएं शेरशाह के राज्य की सीमाओं से जा मिली थी। शेरशाह को स्वयं साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने सीमांत पर स्थित शक्तिशाली मारवाड़ साम्राज्य की शक्ति को नष्ट करना आवश्यक था। तीसरा, मालदेव तत्कालीन उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजा था। वह भी महत्वाकांक्षी था और किसी भी समय दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। इसके अलावा उसने शेरशाह के कहे अनुसार हुमायूं को बंदी न बनाकर उसे सकुशल वापस भेज दिया था। इससे शेरशाह उससे नाराज था और दंड भी देना चाहता था। चौथा, मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल दोनों ही शेरशाह से मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने पहुंच गए थे। दोनों ही राठौड़ थे। राठौड़ों की आपसी फूट का लाभ उठाकर मालदेव को परास्त करने का अवसर शेरशाह खोना नहीं चाहता था। इससे स्पष्ट है कि शेरशाह के कारण राजनीतिक अधिक थे। इन परिस्थितियों में शेरशाह मालदेव पर तत्काल आक्रमण का साहस नहीं जुटा पाया और पूरी सैनिक तैयारी की। दूसरी तरफ मालदेव भी सतर्क था, परंतु उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि शेरशाह किस मार्ग से आक्रमण करेगा। एक संभावना यह भी थी कि शेरशाह पहले बीकानेर पर आक्रमण करेगा और फिर बीकानेर को आधार बनाकर मारवाड़ पर चढ़ाई करेगा। दूसरी संभावना यह भी थी कि शेरशाह पहले
अजमेर पर आक्रमण करेगा, वहाँ से मेड़ता और फिर जोधपुर पर। परंतु शेरशाह ने इन दोनों मार्गों से आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन मार्गों पर राठौड़ों के सुदृढ़ किले थे, जिन्हें अधिकृत करने में उसकी काफ़ी शक्ति क्षीण हो सकती थी। अतः धोखाधड़ी के इस खेल में वह कुशल था और हुमायूं की इसी नीति द्वारा उसने इस हुमायूं को भी 2 बार परास्त कर दिया था। फारसी तारीखों के अनुसार 80,000 सैनिकों तथा एक शक्तिशाली तोप के साथ आगरा से प्रस्थान किया और उसने जानबूझकर मारवाड़ का सीधा मार्ग नहीं पकड़ा, बल्कि उसके विपरीत आगरा से दिल्ली नारनौल होता हुआ फतेहपुर शेखापट्टी पहुंचा और वहां से रेतीली मार्ग को पार कर डीडवाना पहुंचा। डीडवाना में मालदेव का सेना नायक कूपा मोर्चा जमाए हुए था। शेरशाह ने उसे आसानी से परास्त कर खदेड़ दिया। कूपा ने शेरशाह की गतिविधियों से मालदेव को सूचित कर दिया था। डीडवाना से शेरशाह अजमेर तथा जोधपुर की तरफ आगे बढ़ सकता था, परंतु उन दोनों स्थानों पर ही मालदेव ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। अतः शेरशाह डीडवाना से बाबरा नामक स्थान पर पहुंचा और यह स्थान अजमेर से 28 मील दूर था। उधर मालदेव भी अपनी सेना सहित गिरी नामक स्थान पर पहुंच गया। यह स्थान शेरशाह के शिविर से केवल 12 मील दूर था और इसी स्थान पर गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।